नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रही होगी। साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मध्यकालीन भारतीय इतिहास की सीरीज में, जहां पिछली 2 कक्षाओं में हमने खिलजी वंश के बारे में बेसिक जानकारी एकत्रित की है। हमने जाना है कि खिलजी वंश की स्थापना जलाल उद्दीन खिलजी ने की थी, जिसे फिरोज खिलजी के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हमने पिछली कक्षा में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ना शुरू किया था और बहुत सी बातें अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम जान पाए थे। जैसे पिछली क्लास की अगर हम बात करें तो हमने अलाउद्दीन खिलजी का एक सामान्य परिचय हमने डिस्कस कर लिया था, जनरल इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया था कि कैसे अलाउद्दीन खिलजी की शुरुआत होती है, कैसे 1296 में वो अपने चाचा जलाल उद्दीन खिलजी को कड़ा के पास मारता है। 2 बार उसका राज्य अभिषेक होता है। पहला राज्य अभिषेक कड़ा के पास ही होता है और दूसरा राज्य अभिषेक दिल्ली में होता है। हमने ये जाना था। हमने ये भी डिस्कस किया था कि एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी दुनिया को जीतना चाहता था, इसलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। उसका एक सपना था कि वो एक नया धर्म चलाए, हालांकि यह सपना उसका पूरा नहीं हो सका। हमने ये भी जाना था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में मंगोलों ने सबसे अधिक बार आक्रमण किया है। 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया। शुरू के 3 आक्रमण जफर खान, जो बहुत ही फेमस था, जफर खान ने खत्म कर दिए और आखिरी में अलाउद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, ये सब मिलकर के मंगोल आक्रमण को खत्म करते हैं। तीसरा मंगोल आक्रमण जो होता है, उस समय मंगोल दिल्ली के बहुत पास तक आ जाते हैं। ये सल्तनत काल में पहला समय था जब मंगोल दिल्ली के इतने निकट आ जाते हैं साथियों। फिर हम आगे बढ़े थे। हमने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बेस आपको बताया था कि अलाउद्दीन खिलजी के बेस में हमेशा आपको याद रखना है कि साम्राज्यवाद है, हमेशा इंपीरियलिज्म है, और साम्राज्यवाद से ही वो अपनी सारी नीतियों को बनाएगा, इंपीरियलिज्म से ही वो अपनी सारी पॉलिसीज को बनाएगा। ये हमेशा आपको याद रखना है। तो उसी क्रम में उसने एक बहुत बड़ी सेना रखी थी। लगभग 4-5 लोगों की सेना थी। उसमें 4-5 लाख लोगों की सेना थी। हुलिया और दाग प्रथा थी। ये इसके बारे में हम आज में भी डिटेल से चर्चा करेंगे। जो बात हमने जानी थी कि उसने विजय अभियान बहुत सारे चलाए थे, उसने बहुत सारे मिलिट्री कैंपेन किए थे, दक्षिण भारत में भी और उत्तर भारत में भी। दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति उसने अप्रत्यक्ष नियंत्रण की नीति अपनाई थी, इनडायरेक्ट कंट्रोल की पॉलिसी अपनाई थी। यही कारण है कि लैंडपूल ने उसे सल्तनत का समुद्रगुप्त कहा था। लैंडपूल ने उसे समुद्रगुप्त ऑफ सल्तनत कहा था। उत्तर भारत में गुजरात अभियान है, फिर रणथंबोर का अभियान है, चित्तौड़गढ़ का अभियान है, मालवा का अभियान है, जालौर का अभियान है। ये प्रमुख अभियान होते हैं। दक्षिण भारत में वारंगल, वारंगल में पहली बार वहां के काकतीय राजा प्रताप रुद्रदेव से हार जाता है। बाद में मलिक काफूर वारंगल पर दोबारा अटैक करता है और वहां से कोहिनूर हीरा लेकर के आता है। देवगिरी, देवगिरी पर दूसरा अटैक था। एक उसने जलाल उद्दीन खिलजी के समय पर किया था, तो वहां पर रामचंद्र देव हैं, उनसे संधि हो जाती है और रामचंद्र देव अच्छे दोस्त बन जाते हैं अलाउद्दीन खिलजी के, और बाद में मदद भी करते हैं दक्षिण के दूसरे अभियानों में। इसी तरह से द्वार समुद्रम का अभियान किया था, इसी तरह से पांड्य का अभियान किया था, और द्वार समुद्रम अभियान के दौरान हरिहर और बुक्का नाम के 2 सैनिकों का जिक्र पहली बार होगा, जो आगे जाकर के विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की थी, इन सभी बातों के बारे में हमने पढ़ा था। अब जो बातें हमें आज पढ़नी है, हाँ, राजत्व का सिद्धांत भी पढ़ा था, ये कैसे हम भूल गए। राजत्व का सिद्धांत भी हमने पढ़ा था, किंगशिप थ्योरी के बारे में भी हमने बात की थी। निरंकुशता, ईश्वर के स्थान पर सामर्थ्य, खलीफा को मानता नहीं था लेकिन खुद को वो खलीफा से जोड़ता था, लेकिन खलीफा से ना उसने अनुमति ली थी। ये पहला शासक था जिसने धर्म और राजनीति को अलग किया। उसका बड़ा फेमस स्टेटमेंट है कि मैं राज्य के कल्याण के लिए वो हर कार्य करूंगा, भले ही इसके लिए मुझे शरीयत के खिलाफ जाना पड़े। ठीक है, तो ये सारी बातें हमें यहाँ पर दिखाई देती हैं। आज की क्लास में हमें बाजार नियंत्रण व्यवस्था को सबसे पहले पढ़ना है, जिसके लिए अलाउद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा फेमस था। मार्केट कंट्रोल सिस्टम को पढ़ना है। फिर हमें उसके सैन्य और राजस्व सुधारों को पढ़ना है, मिलिट्री और लैंड रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ना है, और आखिर में हमें इसके उत्तराधिकारियों को पढ़ना है, हमें इसके सक्सेसर्स को पढ़ना है, और हमारा ये जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। खिलजी वंश हम आज की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे प्यारे दोस्तों।
ठीक है, चलिए तो ध्यान दीजिए, हम अपने टॉपिक को शुरू करते हैं और टॉपिक की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी का मार्केट कंट्रोल सिस्टम या इसे प्राइस कंट्रोल सिस्टम भी कहा जाता है। बहुत अच्छे से समझेंगे, आपको भी पूरा फोकस करना है। अलाउद्दीन खिलजी की बाजार नियंत्रण व्यवस्था, बाजार नियंत्रण व्यवस्था अर्थात प्राइस कंट्रोल सिस्टम और मार्केट कंट्रोल सिस्टम। बहुत डिटेल में एक एक चीज हम पढ़ेंगे, एक एक बात जानेंगे, ठीक है। लगभग सभी बातों की चर्चा हम करेंगे। हम बाजार नियंत्रण व्यवस्था के बारे में सबसे पहले जानेंगे कि ये क्या है, ओके। हम ये भी जानेंगे कि उद्देश्य इसके क्या क्या थे, इसका ऑब्जेक्टिव क्या क्या था। हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इसका क्षेत्र अर्थात किस एरिया में ये फैली हुई थी। फिर हम इसमें जानेंगे संरचना कैसी थी, किस तरह का स्ट्रक्चर बनाया हुआ था और प्रमुख अधिकारी कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स कौन कौन से थे जो इस व्यवस्था को चलाते थे। ये सारी चीजें हमें जानना है, सारी चीजों को हमें डिस्कस करना है। चलिए समझते हैं, एक एक करके हम जानते हैं। देखो एक बात आपको याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी जितने भी काम करेगा, अलाउद्दीन खिलजी जितनी भी ड्यूटी परफॉर्म करेगा, उसका मूल कारण है साम्राज्यवाद, उसका मूल कारण है अपने इंपीरियलिस्टिक एम्बिशंस को फुलफिल करना, ठीक है। तो बाजार नियंत्रण व्यवस्था क्या थी सर, आखिर यह सिस्टम क्या था? देखो नाम से ही आपको समझ में आ रहा है, बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था। इस व्यवस्था में होता यह था कि राज्य, जो राज्य है या हम कहें कि जो सुल्तान है, सुल्तान के द्वारा बाजार में जितनी भी वस्तुएं बिकती हैं उनके मूल्य को तय किया जाता था। राज्य जो है वो वस्तुओं का मूल्य तय करता था और राज्य ही माप तौल के नियमों को तय करता था, राज्य ही माप तौल के नियमों को तय करता था। तो इसका अर्थ ये था बड़ी सिंपल भाषा में कि जैसे मान लीजिए कि बाजार में गेहूं बिक रहा है, चावल बिक रहा है, तेल बिक रहा है, घोड़े बिक रहे हैं, दाम्स बिक रहे हैं, तो हर चीज का मूल्य सरकार तय करेगी। वर्तमान में हम इसे समाजवादी अर्थव्यवस्था की तरह जानते हैं। तो ये मॉडल अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत पहले लागू किया था, कार्ल मार्क्स के आने से भी पहले। इस स्टेप मैं नहीं करूँगी पूरा सिमिलर है, पर बहुत हद तक सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है प्यारे साथियों, बहुत हद तक सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। तो इसका अर्थ बड़ा सिंपल सा था कि सुल्तान के द्वारा या राज्य के द्वारा सभी उपयोगी वस्तुओं के दाम तय किए जाएंगे। जितनी भी इंपॉर्टेंट कमोडिटीज हैं उनके प्राइस गवर्नमेंट या सुल्तान ही डिसाइड करेंगे। यही थी बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था, मार्केट कंट्रोल सिस्टम या प्राइस कंट्रोल सिस्टम। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। अब सवाल ये आता है कि सर अगर ये व्यवस्था चलाई है तो इसका उद्देश्य क्या होगा, किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये व्यवस्था चलाएगी? तो इसका जवाब है साम्राज्यवाद के उद्देश्य को पूरा करने के लिए। जो साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा थी, साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए, टू फुलफिल द imperialistic ambition, to fulfill the imperialistic ambition। कैसे? अब देखें, पूरा कनेक्ट होगा टॉपिक, ध्यान से समझना। तो इसने एक उपाधि ली थी और उपाधि थी सिकंदर ए सानी की। सिकंदर ए सानी का मतलब हम बता चुके हैं आपको कि दूसरा सिकंदर, सेकंड अलेक्जेंडर। सिकंदर की तरह यह भी चाहता था कि यह पूरी दुनिया को जीते। अब पूरी दुनिया को तो नहीं जीत पाया, फिर इसने भारत को ही जीतने की ठानी। अब अगर आपको भारत पर इतना बड़ा कैंपेन चलाना है तो आपको एक बहुत बड़ी सेना की जरूरत होगी। तो इसके समय लगभग 5 लाख लोगों की सेना थी। इसकी सेना में 5 लाख लोग थे। अब प्रॉब्लम यहां पर थी कि ये जो 5 लाख लोगों की सेना थी, ये स्थायी सेना थी, ये एक परमानेंट आर्मी थी साथियों। ये कैसी आर्मी थी? ये परमानेंट आर्मी थी, ये एक स्थायी सेना थी। स्थायी सेना होने का मतलब यह है कि जैसे अभी भारत सरकार में जितने भी सैनिक काम कर रहे हैं वो सब स्थायी हैं। कोई भी सैनिक ऐसा नहीं है कि जब युद्ध होगा तो आप युद्ध लड़ने के लिए आ जाइए, ऐसा नहीं है। पहले क्या होता था कि जैसे एकता व्यवस्था में ये सुल्तान है तो सुल्तान के पास अपनी
एक छोटी सेना रहती थी 5-10 हजार लोगों की, जिनको वेतन वगैरह मिलता था। बाकी जो सैनिक हैं वो अलग अलग, जिनको इक्ता दिए गए हैं, अलग अलग जिनको इक्ता प्रदान किया गया है। तो हमने डिस्कस भी किया था कि इक्ता में लोगों का काम था कि वो एक सेना भी मेंटेन करे, तो यहां से सेना दे दिया करते थे। तो जब युद्ध हुआ तो लोगों को बुला लिया और उन्होंने युद्ध में भाग लिया, फिर वो वापस अपनी जगह पर चले जाते थे। अलाउद्दीन खिलजी यह बात जानता था कि अगर हम अलग अलग लोगों जगह से सैनिकों को बुलाएंगे तो कभी भी हम सैनिकों के बीच में एक अच्छा प्रशिक्षण पैदा नहीं कर पाएंगे, एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे और उनके बीच में कभी भी कोऑर्डिनेशन नहीं होगा। तो उसने स्थायी सेना रखी और ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। ऐसा करने वाला वह प्रथम सुल्तान था। तो ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि दिल्ली सल्तनत में स्थायी सेना रखने का काम सबसे पहले किसने किया? तो वो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। ठीक है, अब ये स्थायी सेना थी और इसको नगद वेतन दिया जाता था। इसको नगद वेतन दिया जाता था, कैश पेमेंट की जाती थी। जैसे अभी हमारे सेना में जितने भी लोग काम कर रहे हैं उन सबको कैश पेमेंट दिया जाता है, तो इन्हें भी कैश पेमेंट दी जाती थी, इन्हें भी नकद पैसा दिया जाता था। प्यारे दोस्तों, समझ पाइए बात को, इन्हें भी कैश पेमेंट दी जाती थी, इन्हें भी नकद वेतन दिया जाता था। अब यहीं से समस्या शुरू होती है, यहीं से प्रॉब्लम शुरू होती थी। और एक सैनिक के पास दो तरह की सेना होती थी, एक तो पैदल सैनिक होते थे और दूसरे घुड़सवार सैनिक होते थे। अब जो घुड़सवार सैनिक हैं तो उन्हें घोड़े के मेंटेनेंस के लिए भी पैसा दिया जाता था और उन्हें वेतन भी दिया जाता था, तो सभी को कैश पेमेंट देना है। अब यहीं से प्रॉब्लम शुरू हुई कि जिस तरह की महंगाई है, अगर उस महंगाई के हिसाब से सभी को पेमेंट किया जाए तो सरकार के पास इतना पैसा ही नहीं बचेगा और सरकार का पूरा खजाना खाली हो जाएगा। देखना, एक अनपढ़ सुल्तान है ये, दिमाग कितना अच्छा लगाएगा ये देखना, कि उसने ये कहा कि अगर मैं हर व्यक्ति को नगद पेमेंट देता हूं तो 4 या 5 सालों में ही मेरा कोष खाली हो जाएगा, जो सुल्तान की ट्रेजरी है वो खत्म हो जाएगी। तो कहा कि क्या किया जाए? तो उसने कहा कि लोगों को ज्यादा पैसा क्यों चाहिए? उसने पूछा अपने मंत्रियों से कि भाई ज्यादा सैलरी क्यों चाहिए? तो जवाब आया, सर ज्यादा सैलरी इसलिए चाहिए कि महंगाई है और अगर इस महंगाई में जीना है तो भाई साहब पैसा तो चाहिए। इन्फ्लेशन है और इन्फ्लेशन अगर है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें वेतन भी ज्यादा चाहिए। तो सुल्तान ने कहा एक काम करो, इस महंगाई को ही कंट्रोल कर लो। तो सब लोगों ने सुना क्या कह रहे हैं सुल्तान? तो सुल्तान ने कहा इस महंगाई को ही कंट्रोल कर लो। कहा कैसे? कहा कि जितनी भी चीजें सल्तनत में बेची जाती हैं उन सब की कीमत को अब राज्य तय करेगा, व्यापारी तय नहीं करेंगे, वो सारी कीमतें अब राज्य तय करेगा। वो स्टेट बताएगा कि ये चीज इतने में बिकेगी। एग्जाम्पल के लिए मान लो गेहूं अभी 100 रुपए किलो बिक रहा है, उसने कहा नहीं अब ये 10 रुपए किलो बिकेगा, तो अब लोगों को ज्यादा पैसा नहीं चाहिए। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सैनिकों को वेतन कम मिलता था, लेकिन वो कम वेतन में भी बड़े संतुष्ट थे। क्योंकि वो कम वेतन में भी बड़े संतुष्ट थे क्योंकि उनको वही पैसा ज्यादा लगता था, महंगाई कम थी। अभी मान लीजिए साथियों कि जैसे आप कहीं पर काम कर रहे हैं, आपने कहा कि आपको 1 लाख रुपए की तनख्वाह मिलती है, लेकिन आप बाजार गए, आपने देखा कि 50,000 रुपए किलो तो गेहूं ही है, तो आपको वो 1 लाख रुपए बहुत कम लगेंगे। लेकिन आप 2 मिनट के लिए सोच के देखिए कि इसी 1 लाख रुपए में मैं कहूं कि गेहूं 10 रुपए किलो है, बिजली का बिल 2-3 रुपए आएगा, तो वो 1 लाख रुपए आपको 1 करोड़ के बराबर लगेंगे। तो हमेशा जब भी आपके पास पैसा होता है ना, मतलब इस बात का होता है कि महंगाई कितनी है, मतलब उस पैसे की वैल्यू क्या है, उस पैसे से आप कितना खरीद सकते हैं। तो एक प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने पैसे की वैल्यू बढ़ा दी, उसने 1 रुपए की वैल्यू बढ़ा दी। तो यही मूल कारण था। तो समझ में आया व्यवस्था क्या थी कि राज्य के द्वारा ही मूल्य तय किए जाएंगे, राज्य ही मापतौल के नियम तय करेगा। दूसरा उद्देश्य क्या था? साम्राज्यवाद की महत्वाकांक्षा को पूरा करना है, सैनिकों को नगद वेतन भी देना है, लेकिन कम वेतन में भी सैनिक काम कर सके, इसलिए हमें महंगाई को कंट्रोल करना है। ठीक है, एक विवाद इस चीज को लेकर के जरूर होता है कि आखिर ये व्यवस्था कितने क्षेत्रों में फैली हुई थी, आखिर इस व्यवस्था का क्षेत्र विस्तार कितना था, कितने एरिया में यह फैली हुई थी।
अर्थात इसका एक्सपेंशन कितने क्षेत्र में था। तो इसका जो एक्सपेंशन है प्यारे दोस्तों, ये सब इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। कोई कहता है दिल्ली, पर जनरली ये माना जाता है कि दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इसका विस्तार था। पूरी जगह पर तो ये विस्तृत नहीं हो पाई, पूरी सल्तनत में इसका विस्तार नहीं हो पाया। दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में ही इसका विस्तार हो सका। दिल्ली और उसके आसपास के एरिया में भी ये डेवलप हो सके। तो ये एक बेसिक है जो आपको याद रखना है, परेशान नहीं होना है। अभी चीजों को समझने पर फोकस करो और फिर सारी बातें मैं आपको पीपीटी में दिखा दूंगा। अब अगला पॉइंट ये आता है कि सर, अलाउद्दीन खिलजी की ये जो बाजार नियंत्रण व्यवस्था है, तो इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, इसकी इंफॉर्मेशन कहाँ से मिलती है, क्योंकि एमसीक्यू में तो ये सवाल भी पूछा गया है। ठीक है, कि इसकी जानकारी कहाँ से मिलती है। तो इसकी जानकारी के कई तरह के स्रोत हैं, जिसमें से सबसे पहला नाम आता है तारीख ए फिरोज शाही का। कमेंट करके बता दें कि किसने ये नाम लिखा है। तो सर, जो तारीख ए फिरोज शाही है, यह बरनी के द्वारा लिखी गई किताब है, जियाउद्दीन बरनी। ठीक है, जियाउद्दीन बरनी के द्वारा लिखी गई किताब है। इसी तरह से खजाइन उल फुतूह, एक और नाम आता है खजाइन उल फुतूह। जो खजाइन उल फुतूह है साथियों, ये किताब अमीर खुसरो ने लिखी है। इससे भी हमें बाजार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तीसरी एक और प्रसिद्ध किताब है, आप इसका भी नाम जानते हैं, किताब उल रेहला। किताब उल रेहला ये किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखी है। तो इससे भी हमें जानकारी मिलती है। ये तीन मुख्य किताबें हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है। कुछ जानकारी फुतूह उस सलातीन से भी मिलती है। एक और किताब है फुतूह उस सलातीन। ठीक है, इसामी की किताब है साथियों, यहां से भी हमें जानकारी मिलती है। तो ये तीन चार किताबें हैं जिनसे हमें अलाउद्दीन खिलजी की बाजार व्यवस्था की जानकारी मिलती है। पर मुख्य रूप से ये दो किताबें, मुख्य रूप से ये जो दो किताबें हैं ये बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी की, खजाइल उल फुतूह अमीर खुसरो की। ये दो किताबें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सारी जानकारी मिलती है, यहाँ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। कुछ जानकारी किताब उल रहला इब्न बतूता और फुतूह उस सलातीन इसामी, ये हमने पहले भी पढ़ा है इन किताबों के नाम। जब हमने दिल्ली सल्तनत को शुरू किया था तब भी हमने आपको इन किताबों के नाम बता दिए थे। तो अब तक साथियों हम दो बातें आपको बता चुके हैं। व्यवस्था क्या है? राज्य के द्वारा मूल्य तय करना। कारण क्या है? साम्राज्यवाद की आकांक्षा को पूरा करना। क्षेत्र विस्तार, दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में। और जानकारी कहाँ से मिलती है। चलिए अब हम इसकी संरचना देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि ये काम कैसे करती थी। तो इसके लिए क्या किया गया कि सबसे ऊपर तो सुल्तान ही होगा साथियों, सबसे ऊपर इसमें सुल्तान ही होता था। तो सुल्तान ने इसके लिए पहला काम किया कि हमें अलग अलग बाजार बनाने होंगे। तो सुल्तान ने तीन तरह के बाजार बना दिए। कितने बाजार बनाए? कहा कि पूरे बाजारों को बंद करो। सुल्तान ने तीन प्रकार के बाजार बनाए। ये सुल्तान का पहला काम था कि ही क्रिएटेड थ्री थ्री टाइप्स ऑफ मार्केट। तीन तरह के बाजार बनाए। कौन कौन से बाजार? तीन बाजारों में पहला नाम था मंडी। इसी को गल्ला मंडी भी कहा जाता था। गल्ला मंडी। इसमें क्या होता था? अनाज मिलता था, सब्जियां मिलती थी। ये जो सारी चीजें होती है जनरली इसमें अनाज और सब्जियां, ये सारी चीजें मिला करती थी। ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स, अनाज और सब्जियां अर्थात ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, मंडी। दूसरा था सराय ए अदल। सराय ए अदल। ठीक है, अब जो सराय ए अदल है साथियों, इसमें कपड़े अर्थात क्लोथ्स, कपड़े हो गए, तेल हो गया, ऑयल, मतलब हम अभी के जमाने में कह सकते हैं कि यहाँ ग्रोसरी मिला करती थी, किराने का सामान। ठीक है, शक्कर हो गया। तो यहाँ जनरली क्या मिलता था साथियों? यहाँ ग्रोसरी मिला करती थी। और तीसरा जो बाजार था ये दास और घोड़ों का बाजार था। ठीक है, स्लेव एंड हॉर्स।
दोनों की बड़ी डिमांड थी, तो ये घोड़ा और दास व्यापार था। तो 3 तरह के बाजार उसने बना दिए। एक बाजार उसने बनाया मंडी, जो गल्ला मंडी होती है, इसको इंग्लिश में भी मंडी ही बोलेंगे हम, जहां ग्रेन्स मिला करते थे। सराय ए अदल, इंग्लिश में भी सराय ए अदल होगा, यहाँ ग्रोसरी, कपड़ा, तेल, ये सारी चीजें मिलती थी। और दास और घोड़े, स्लेव और हॉर्सेस भी यहाँ होते थे साथियों। स्लेव और हॉर्सेस का तीसरा बाजार होता था। अब आपने बाजार तो बना दिए, अब बाजार बनाने के बाद कुछ नियम भी बनाने पड़ेंगे। तो इसमें एक नियम बनाएगा कि ये व्यवस्था कैसे चलेगी। तो व्यवस्था चलाने के लिए जो सूची है, कहा जाता है कि जो कीमत सूची है, कीमत सूची, इस पे अंतिम सहमति सुल्तान ही देता था। जो भी प्राइस लिस्ट है, प्राइस लिस्ट है, इस पे लास्ट जो सहमति होती थी वो सुल्तान की ही होती थी। और एक बहुत कड़क नियम था साथियों, और वो नियम था कठोर दंड विधान। कठोर दंड विधान, इसके बारे में जरा समझिएगा, फिर मैं आपको आगे बढ़ाऊंगा। वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट, वेरी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट। जैसे इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो आपको समझ में आएगा। एक रूल इसने बनाया था कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है, वो आपके यहाँ से सामान लेने के लिए आया और आपने उसको उस कीमत पे सामान नहीं दिया जो राज्य ने लिखी है, तो आपकी दुकान जाएगी और आपको मार दिया जाएगा। दूसरा नियम यह था कि मान लीजिए कि तौल 1 किलो की है और आपने नीचे बांट लगा करके, जालसाजी करके सिर्फ 900 ग्राम दिया, तो एक व्यक्ति आएगा, आपने 100 ग्राम कम दिया था, आपके शरीर से 200 ग्राम मांस काटेगा, जब तक काटेगा जब तक कि वो 200 ग्राम नहीं हो जाता, और फिर आपको छोड़ दिया जाएगा। तो बर्नी लिखता है कि व्यापारी इतने भयभीत थे इस व्यवस्था से, ट्रेडर्स इतने ज्यादा टेरराइज थे इस सिस्टम से, कि वो ज्यादा ही तौल के दिया करते थे, कम तो कभी उन्होंने तौला ही नहीं है। तो इतना भयंकर सिस्टम उसने बना रखा था। अच्छा, ये तो बाजारों का वर्गीकरण है, अभी हमें अधिकार भी समझना पड़ेगा, बिना अधिकारियों के तो काम नहीं बनेगा। तो अधिकारी भी उसने नियुक्त किए। यहां तक उम्मीद कर रहा हूं समझ में आया गया होगा। सारी चीजों को कनेक्ट करते हुए बढ़ना कि व्यवस्था क्या है, उद्देश्य क्या है, जानकारी कहां से मिली है, और 3 तरह के बाजार बना दिए गए हैं। ठीक है। अब सुल्तान के पास एक बड़ी चुनौती थी कि अधिकारियों को कैसे नियुक्त किया जाए, कैसे अधिकारी बनाए जाए। तो सबसे ऊपर तो सुल्तान ही होता है। सुल्तान ने अपने नीचे एक विभाग बनाया, अपने नीचे एक डिपार्टमेंट बनाया, और डिपार्टमेंट का नाम था दीवान ए रियासत। एक नया उसने विभाग बनाया, दीवान ए रियासत। तो उसने एक नया विभाग बनाया, दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत का जो प्रमुख होता था, जो हेड होता था, वो होता था सद्र ए रियासत। ठीक है। तो एक डिपार्टमेंट क्रिएट किया गया, डिपार्टमेंट का नाम क्या था, दीवान ए रियासत। और दीवान ए रियासत का हेड कौन होता था, तो दीवान ए रियासत का हेड होता था सद्र ए रियासत। ठीक है। अब दीवान ए रियासत या सद्र ए रियासत के नीचे 3 अलग अलग बाजार होते थे, और प्रत्येक बाजार में एक अधिकारी की नियुक्ति होती थी। हर बाजार का एक अधीक्षक था जिसे शहना कहा जाता था। तो पहला अधिकारी होता था शहना ए मंडी। ये पहला सहना है, शहना ए मंडी। ये इसका काम होता था गल्ला बाजार पर नियंत्रण रखना। ठीक है। दूसरा अधिकारी क्या था, शहना ए सराय अदल। शहना ए सराय अदल। ठीक है। और तीसरा अधिकारी कौन था, शहना ए दास घोड़ा। ठीक है। शहना ए दास घोड़ा, मतलब ये कौन सा, जो दास व्यापार को नियंत्रित करता। तो सबसे ऊपर सुल्तान है। सुल्तान ने अपने नीचे एक नया विभाग बनाया है, दीवान ए रियासत। उस दीवान ए रियासत में एक हेड है, उस हेड का नाम है सद्र ए रियासत। ठीक है। फिर 3 अधिकारी हैं, शहना ए मंडी, शहना ए सराय अदल और शहना ए दास और घोड़ा।
ये 3 तरह के हमें अधिकारी इसमें दिख रहे हैं, 3 तरह के ऑफिसर्स हमें यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या यहाँ तक आपको बात समझ में आ रही है? क्लियर है? अब इन अधिकारियों का जो काम था, क्या काम होता था? तो जो शहना है, हर एक शहना का काम होता था, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, हर एक शहना का काम होता था कि वो व्यापारियों का पंजीकरण करे, जितने भी ट्रेडर्स हैं उन सबका रजिस्ट्रेशन करें, काला बाजारी नहीं होनी चाहिए, किसी भी तरह का कोई भी ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा व्यवस्था बनी रहे, कानून का क्रियान्वयन हो, लॉ का इम्प्लीमेंटेशन हो। हर शहना का ये काम होता था। शहना ए मंडी, मंडी बाजार में सब कुछ नियंत्रित करेगा। शहना ए सराय अदल, सराय अदल वाले व्यापार में सब कुछ नियंत्रित करेगा। और शहना ए दास घोड़ा, ये दास और घोड़ा वाले व्यापार मार्केट में सब कुछ नियंत्रित करेगा। अब इतने से काम नहीं बनता, इनकी सहायता के लिए भी कुछ अधिकारी बनाए गए थे, इनको असिस्ट करने के लिए भी कुछ अधिकारी बनाए गए। तो इन सब की सहायता करने के लिए, इन सब को असिस्ट करने के लिए भी बहुत सारे अधिकारी बनाए गए थे। एक मिनट रुकिए, ठीक है। इन सब की सहायता करने के लिए भी अधिकारी बनाए गए थे साथियों, इनको असिस्ट करने के लिए भी अधिकारी बनाए गए। एक ओके तो इनके जो सहायता करने के लिए, या सहायक आप कह सकते हैं कि इनके जो सहायक होते थे, उसमें सबसे पहला जो नाम है, सबसे पहला जो नाम आता है वो है बरीद का। बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है बरीद। बरीद बहुत ही इंपॉर्टेंट अधिकारी था। ये गुप्तचर होता था, ये स्पाई होता था, और बरीद की सहायता करता था। बरीद के नीचे एक खुफिया पुलिस होती थी जिसे मुनहियान कहा जाता था, जिसे मुनहियान कहा जाता था। रिमेंबर, बरीद शब्द नया नहीं है हमारे लिए। हमने बरीद शब्द का उल्लेख बलबन के समय पर भी किया था कि बलबन ने भी जो गुप्तचर व्यवस्था बनाई थी उसे भी हमने बरीद कहा था। बरीद ए मुमालिक उसका हेड होता था, ठीक है। तो बरीद अर्थात गुप्तचर अर्थात स्पाई। बरीद मीन्स स्पाई या एस्पिनोज, जो भी आप कहना चाहें। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता था साथियों, क्योंकि देखो हर व्यक्ति इस व्यवस्था में करप्शन कर सकता है। हो सकता है कि वो करप्शन शहनाई मंडी कर दे, या हो सकता है कि वो करप्शन सद्र ए रियासत कर दे। तो बरीद एक ऐसा व्यक्ति था जिसके बारे में किसी को पता नहीं होता था, लेकिन ये पता था कि एक गुप्तचर है। और बरीद के नीचे काम करता था मुनहियान, ये खुफिया पुलिस का अधिकारी था, खुफिया पुलिस। ऐसा ही एक और अधिकारी उन्होंने रखा था जिसका नाम था नाजिर। एक और अधिकारी होता था नाजिर। जो नाजिर है ये माप तौल का काम करता था। जो नाजिर है ये माप तौल को देखता था, अर्थात ये मेजरमेंट को देखता था। एक और अधिकारी उन्होंने रखा और उस अधिकारी का नाम था परवाना नवीस। परवाना नवीस। जो परवाना नवीस है ये परमिट देने का काम करता था, ये लाइसेंस को इशू करता था, ठीक है। तो बरीद गुप्तचर है, परवाना नवीश जो है वो परमिट देने का काम कर रहा है, और एक मुहतसिब नाम का अधिकारी भी होता था साथियों। एक अधिकारी होता था मुहतसिब। जो मुहतसिब है ये बेसिकली जन आचार को नियंत्रित करता था। ये जनाचार को नियंत्रित करता था। एक प्रकार से ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए रखता था। मोरल कोड ऑफ कंडक्ट बनाए रखता था कि कोई ऐसा काम तो नहीं हो रहा है जो व्यापार के खिलाफ है। तो ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए थे। नाजिर था जो मापतौल का काम करता था, परवाना नवीस था जो परमिट देने का काम करता था, और मुहतसिब था जो सेंसर करने का काम करता था, जो जन आचार को नियंत्रित करता था। ये पूरी की पूरी व्यवस्था है साथियों। एक बार ध्यान से आप इसको देखो, ये पूरी व्यवस्था इस तरह काम करती थी। देखिए एक बार मैं फिर से बताऊं कि सबसे ऊपर आप देख पाए कि सुल्तान है, उसने एक नया विभाग बनाया, दीवान ए रियासत, जिसका हेड सद्र ए रियासत होता था। 3 बाजार थे और हर बाजार में शहना नाम के एक अधिकारी की नियुक्ति की गई थी जो उन बाजारों का प्रमुख या अधीक्षक होता था। शहना वॉज बेसिकली द head or the manager of each market. So there were basically 3 Sehnas.
तीन सेना थे, शहना ए मंडी, शहना ए सराय अदल और शहना ए दास घोड़ा। फिर इनकी सहायता के लिए बरीद अर्थात गुप्तचर होते थे, नाजिर जो मापतौल का काम करता, मेजरमेंट का काम करता, परवाना नाविश जो परमिट देने का काम करता, और मुहत्सिब ये मोरल कोड ऑफ कंडक्ट को संभालता था। एक बात इसमें रह गई है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है और यही चीज इसको बहुत विशेष बनाती है। पता है एक रूल क्या था? रूल यह था कि सुल्तान के पास 3 रिपोर्ट जाती थी। एक रिपोर्ट सुल्तान को सीधा सीधा देता था ये अपना सद्र ए रियासत, तो एक रिपोर्ट यहां से जाती थी। बहुत अच्छा कंसेप्ट है, समझना इस बात को। तो एक रिपोर्ट जो है वो तो यहां से जा रही है प्यारे दोस्तों, एक जो रिपोर्ट है वो यहां से जा रही है, तो एक रिपोर्ट यहां से जा रही है, ठीक है। दूसरा, ऐसी ही एक रिपोर्ट जाती थी हर एक शहना ए मंडी से। हर एक शहना ए मंडी सुल्तान को अपने अपने बाजार की रिपोर्ट भेजा करता था। हर एक शहना ए मंडी जो है वो अपने अपने बाजार की रिपोर्ट भेजा करता था साथियों, ठीक है, अपने अपने बाजार की रिपोर्ट भेजा करता था, ठीक। हर एक शहनाई मंडी अपने अपने बाजार की रिपोर्ट भेजता था और ठीक इसी तरह एक रिपोर्ट बरीद से भी जाती थी। तो अब देखो कितना बढ़िया इंप्लीमेंटेशन है, कितना तगड़ा इंप्लीमेंटेशन किया गया है इस पूरी व्यवस्था का कि हर स्तर पर एक रिपोर्ट भी भेजी जाती है और ये सारे काम अनपढ़ सुल्तान ने किए। इंटरेस्टिंग बात तो यही है ना कि ये सारे काम अनपढ़ सुल्तान ने किए हैं, ये सारी ड्यूटी उसने परफॉर्म की है। ये अलाउद्दीन खिलजी की ये व्यवस्था एक प्रशासक के तौर पे आपको सिखाती है कि योजना बनाना सिर्फ 30% का काम है, योजना का क्रियान्वयन सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके कोर में था कि मुझे साम्राज्यवाद करना है, मुझे पैसा चाहिए। उस पैसे के लिए उसने लैंड रिफॉर्म भी किया, उस पैसे के लिए उसने बाजार की कीमत को नियंत्रित किया क्योंकि उसे नगद रूप में स्थायी सेना रखनी थी। कैश पेमेंट देते हुए उसे एक परमानेंट आर्मी को रखना था। तो उसने इस तरह की एक कमाल की व्यवस्था बनाई थी कि वही मैं कह रहा हूं कि व्यवस्था बनाना बस इंपॉर्टेंट नहीं है, अब व्यवस्था को किस तरह आप लागू करते हैं वो आपको अलाउद्दीन खिलजी से सीखना चाहिए। और आगे जब हम मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में पढ़ेंगे, जो सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान होगा, वो बस इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर पाएगा, योजनाएं अच्छी बनाएगा। और अलाउद्दीन खिलजी ने योजना, और अलाउद्दीन खिलजी के समय सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हो रहे हैं, वो सब करते हुए वो ये सारा काम कर रहा है। एक बार इसको बहुत ध्यान से देखो, फिर हम आगे बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। ठीक है साथियों, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक इसमें फैक्ट रह गया है, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पहला सद्र ए रियासत बना था वो मलिक याकूब था। ये एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि पहला सद्र ए रियासत या दीवान ए रियासत का पहला प्रमुख कौन था। हु वॉज द फर्स्ट हेड ऑफ दीवान ए रियासत? तो वो मलिक याकूब था, ठीक है, मलिक याकूब था। ये सारे परमिट वगैरह जारी करने का काम, ये जो परवाना नाविस है ये इसी के अंडर में सीधा काम करता था और यही परमिट जारी करता था बहुत सारे, ठीक है। चलो अब यही पूरी चीजें हम पीपीटी में देख लेते हैं, सारी बातें लिखी हैं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए तो यहाँ लिखा है जानकारी कहाँ से मिल रही है हमें। तारीख ए फिरोज शाही जियाउद्दीन बरनी, खजाइन उल फुतूह अमीर खुसरो, फुतूह उस सलातीन इसामी और रहला इब्न बतूता, रहला इब्न बतूता, ठीक है। ये सारे नाम लिखे हुए हैं, ओके, इंग्लिश में भी है, सो परेशान नहीं होना है, सारी चीजें हैं। फिर योजना क्या है कि राज्य के द्वारा वस्तुओं का मूल्य निर्धारण और माप तौल का मानकीकरण। उद्देश्य साम्राज्यवादी उद्देश्य के लिए गठित विशाल सेना को कम वेतन देते हुए संतुष्ट करना। कार्य क्षेत्र दिल्ली व संलग्न क्षेत्र। 3 प्रकार के बाजार थे, मंडी, सराय अदल, घोड़ा और दास व्यापार। कठोर दंड था और 3 स्तर पर सुल्तान को रिपोर्ट जाती थी। एक रिपोर्ट सद्र ए रियासत देता था, एक रिपोर्ट शहना देता था और एक रिपोर्ट बरीद। अभी राशन व्यवस्था के बारे में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ मैंने वो बनाया भी है। ये पहला मार्केट है मंडी का, ये ग्रोसरी का मार्केट है सराय ए अदल, और ये घोड़ा और दास वाला व्यापार है। तो एक आइडिया आपको मिलता रहेगा। पीडीएस के बारे में अभी हम बात करेंगे, रुक जाइए थोड़ा सा।
price fixation of commodities by state, standardization of weight and measures, to keep the vast army organized for imperial purposes, satisfied while paying them low wages। ठीक है, ये 3 टाइप्स ऑफ मार्केट थे जो आपको दिख रहे हैं। डबल पनिशमेंट, ये ऐसा पनिशमेंट मिलता था, ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। फिर ये इंपॉर्टेंट था साथियों, जहां दीवान ए रियासत है जिसका प्रमुख सद्र ए रियासत है, और पहला व्यक्ति भी आप याद रखेंगे कि वो मलिक याकूब है, जो पहले इस पोस्ट पर आया था। ठीक है, मलिक याकूब। 3 तरह के बाजार हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं, उसमें 3 तरह के शहना हैं, जिनका काम पंजीकरण और फिर इनकी सहायता के लिए अधिकारी है। बरीद है, ठीक, नाजिर है मापतौल अधिकारी, परवाना नवीस है परमिट देने वाला, और मुहतशिब है जो जनाचार नियंत्रण करता है। ठीक, इस व्यवस्था के बारे में लेनपूल लिखता है कि इस व्यवस्था के कारण सुल्तान महान राजनीतिक अर्थशास्त्री बन गया। बरनी कहता है कि एक ऊंट का दाम 1 जीतल रह गया, पर वो 1 जीतल भी किसी के पास नहीं था क्योंकि मुद्रा की मान बढ़ चुका है। निजामी कहता है कि ये अधिनियम सल्तनत काल की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है। लेनपूल लिखता है कि ड्यू टू दिस सिस्टम सुल्तान वॉज अ ग्रेट पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट। बर्नी कहता है द प्राइस ऑफ कैमल हैड फॉलन टू 1 डेक बट नो वन इवन हैड दैट 1 डेक। निजामी, दिस लेजिस्लेशन रिप्रेजेंट्स द फाइनेस्ट अचीवमेंट ऑफ द सल्तनत पीरियड। ठीक है, अब इसमें एक चीज और है साथियों जो अलग से मैं आपको बताने वाला हूं। राशन व्यवस्था की थोड़ी हम बात कर लेते हैं, पीडीएस के बारे में जान लेते हैं। देखो, इतना सब होने के बाद सुल्तान ने एक आदेश जारी किया। सुल्तान ने कहा कि राज्य में भंडार गृह भी बनाए जाएं, अर्थात स्टेट में वेयर हाउसेस भी बनाए जाएं, और इन भंडार गृहों में अनाज को रखा जाए, और जब भी अकाल पड़ेगा हम लोगों को पीडीएस अर्थात सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत या राशनिंग व्यवस्था के तहत लोगों को अनाज देंगे। सल्तनत काल में राशन व्यवस्था चलाने वाला ये पहला सुल्तान था जिसने सल्तनत काल में राशन व्यवस्था को शुरू किया था, राशन की प्रणाली को शुरू किया था। ठीक है, तो जितना भी अनाज आता था उसका एक हिस्सा वेयरहाउस में भी जाता था, और जब भी कोई अकाल पड़ता एक परिवार के लिए या एक व्यक्ति के लिए निश्चित अनाज दिया जाता ताकि वो व्यक्ति मरे ना। तो इसके समय अकाल पड़े, लेकिन सारे अकाल बहुत अच्छे से मैनेज किए गए, सारे फैमिन्स बहुत अच्छे से मैनेज किए गए प्यारे दोस्तों। ठीक, तो ये थी इसकी बाजार नियंत्रण व्यवस्था। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। लगभग सारे बिंदु जो बेसिक पॉइंट थे वो आपको समझ में आए होंगे। अब मैं यहाँ से प्रश्न बना देता हूँ कुछ, ताकि आपके दिमाग में कुछ बातें क्लियर हो जाए। जैसे बाजार नियंत्रण व्यवस्था या मूल्य नियंत्रण व्यवस्था को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। दूसरा, इसका सबसे उच्च अधिकारी कौन सा होता था? तो दीवान ए रियासत नाम का एक विभाग बनाया था, उसमें सद्र ए रियासत इसका प्रमुख होता था, और पहला सद्र ए रियासत मलिक याकूब था। 3 प्रकार के बाजार थे, शहना मंडी, और फिर सराय अदल, और फिर घोड़ा और दाश व्यापार और कीमती वस्तुओं का व्यापार। इन तीनों के लिए शहना अर्थात बाजार अधीक्षक नियुक्त किए गए थे। इनकी सहायता के लिए बरीद अर्थात गुप्तचर होते थे। फिर परवाना नवीस होता था जो परमिट जारी करता था। नाजिर होता था जो कि माप तौल का काम करता था। ठीक है, हमने ये भी जाना कि तीनों अलग अलग रिपोर्ट सुल्तान को देते थे। सद्र ए रियासत की रिपोर्ट अलग जाती थी, तीनों शहनाओं की रिपोर्ट अलग जाती थी, और गुप्तचरों की रिपोर्ट अलग जाती थी। राशन व्यवस्था को शुरू करने वाला पहला सुल्तान भी अलाउद्दीन खिलजी ही था। उसी के समय स्थायी सेना का भी गठन किया गया, जिनको नगद वेतन दिया जाता था, कैश पेमेंट दिया जाती थी साथियों। ठीक, जानकारी कहाँ से मिलती है? तो तारीख ए फिरोजशाही से जानकारी मिलती है, और खजाइल इल फुतूह से जानकारी मिलती है जो कि अमीर खुसरो ने लिखी है। तारीख ए फिरोजशाही जियाउद्दीन बर्नी ने लिखी है। तो इतने प्रश्न बनते हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं साथियों। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब हम भू राजस्व सुधार के बारे में पढ़ेंगे, अर्थात अब हम लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, जो कि इसके राजस्व मंत्री शर्फ कियानी ने प्लान किए थे, जो कि इसके रेवेन्यू मिनिस्टर सर्फ किलानी ने
बताए थे। अब क्या होता है, कैसे होता है, आइए ये सारी चीजें पढ़ते हैं और बहुत अच्छे से इसके भू राजस्व सुधारों को भी समझते हैं। ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं साथियों, यहां से प्रश्न बहुत बनते हैं। भू राजस्व सुधार अर्थात लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म, लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म अर्थात भू राजस्व सुधार, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखो, इसके भू राजस्व सुधार में दो बातें शुरू में ही याद रख लो कि इनके जो राजस्व मंत्री थे, जिसने ये सब कुछ प्लान किया था, जो रेवेन्यू मिनिस्टर थे, उनका नाम था शरफ कियानी। शरफ कियानी, उन्हीं ने प्लान किया था। और ये जो प्रणाली है, इसे मसाहत प्रणाली कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि मसाहत प्रणाली क्या है, तो आपको बताना है कि जो मसाहत सिस्टम है, ये बेसिकली लैंड रेवेन्यू सिस्टम था ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। मसाहत प्रणाली जो है वो अलाउद्दीन खिलजी की भू राजस्व व्यवस्था का नाम था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम का नाम था। एक और बात यहां पर भी अगर आपसे पूछे कि इसका उद्देश्य क्या है, वही पुराना उद्देश्य साम्राज्यवाद अर्थात इंपीरियलिज्म, वही पुराना उद्देश्य है साम्राज्यवाद अर्थात इंपीरियलिज्म। दिस इज द कोर ऑब्जेक्टिव, यही मूल उद्देश्य है। ठीक, तो ये दो तीन फैक्ट है जो आपको याद रखना है कि मसाहत प्रणाली कहा जाता है, मसाहत सिस्टम कहा जाता है, और मंत्री का नाम क्या है, शरफ कियानी, और कोर ऑब्जेक्टिव है इंपीरियलिज्म को फुलफिल करना अर्थात साम्राज्यवाद। अब हम पढ़ते हैं कि क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या रिफॉर्म किए गए, और ये मसाहत क्या है इसके बारे में भी हम जानते हैं। देखो, सबसे पहला काम यह किया गया कि इससे पहले के जो सुल्तान थे ना, इससे पहले के जो सुल्तान थे, उन्होंने बहुत सारी जमीनें अनुदान के रूप में दे दी थी। अनुदान, अनुदान को हम ग्रांट बोलते हैं, अनुदान को हम ग्रांट बोलते हैं। तो अलग अलग तरह के अनुदान दिए जाते थे, अलग अलग तरह के ग्रांट दिए जाते थे। जैसे एक अनुदान का नाम आपने सुना होगा वक्फ, अभी चर्चा में भी रहा, रिसेंटली बहुत ज्यादा चर्चा में भी आया। एक मिल्क होता है, तो एक एक करके जरा ये समझो। जैसे एक होता है मिल्क, हम मिल्कियत बोलते हैं ना, मिल्कियत, तो ये राज्य के द्वारा दी गई संपत्ति होती थी, गिवन बाय स्टेट। ठीक है, मिल्क होता था। एक होता है वक्फ, जो वक्फ है ये धार्मिक उद्देश्यों के लिए राज्य देता था, रिलीजियस पर्पस के लिए स्टेट देता था। ठीक है, इसी तरीके से एक होती थी इनाम। इनाम जो है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, पुरस्कार के रूप में किसी ने कोई अच्छा काम किया तो उसे रिवॉर्ड देना है, तो रिवॉर्ड के लिए आप इसका प्रयोग करते थे। और एक होती थी इदरत, एक होती थी इदरत। इदरत ये पेंशन के लिए दिया जाता था। ठीक है, ये पेंशन के लिए दिया जाता था। तो मिल्क जो है वो मिल्कियत हम शब्द का प्रयोग करते हैं, ये राज्य के द्वारा दी गई जमीन होती थी। उसी तरह जो वक्फ है ये धार्मिक उद्देश्य रिलीजियस पर्पस से दी जाती थी, इनाम पुरस्कार के रूप में दी जाती थी, और इदरत पेंशन के रूप में दी जाती थी। तो इससे पहले के सुल्तानों ने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी जमीनें अनुदान दी थी। पता है इसने क्या किया, इसने ये सारे के सारे अनुदान, इसने ये सारी की सारी ग्रांट वापस ले ली। हाहाकार मच गया था, इसका विरोध हो रहा था। इसने ये सब कुछ वापस ले लिया, इसने ये सब कुछ वापस ले दिया और कहा कि ये जो सारी जमीनें हैं ये सरकार की जमीन है। क्या कहा कि ये जो सारी जमीन है ये सरकारी जमीन है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है। और सरकारी जमीन को उस समय खालसा कहा जाता था, सरकारी जमीन को खालसा कहा जाता था। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि किसके शासनकाल में सर्वाधिक खालसा भूमि थी, किसके शासनकाल में सर्वाधिक खालसा भूमि थी, किसकी रिजीम में मैक्सिमम खालसा लैंड था। तो जवाब है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सर्वाधिक खालसा भूमि थी, मैक्सिमम खालसा लैंड था। सबसे ज्यादा खालसा भूमि इसी के शासनकाल में मिली है, सबसे ज्यादा खालसा भूमि इसी के शासनकाल में मिली है। ये आपको याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जाता है। तो आप सोच के देखो, इतने सारे लोगों ने इसका विरोध किया था,
क्योंकि सबसे जमीन ले ली, धार्मिक उद्देश्यों के लिए ली, वो भी वापस ले ली कि जमीन तुम्हारी नहीं है, जमीन सरकार की है, तुम्हें तो दान में मिली थी, अब वापस कर दो। ठीक है, अब वापस कर दो। तो सभी से इसने जमीन वापस ले ली। दूसरा काम इसने क्या किया कि इक्तादारी व्यवस्था थी, तो इक्तादारी व्यवस्था में ये जो बड़े बड़े इक्तादार होते थे, इन्होंने ग्रामीण स्तर पर राजस्व वसूल करने के लिए छोटे छोटे अधिकारी बना दिए थे, जिन्हें खुद, मुकद्दम, चौधरी, इन नामों से जाना जाता था। और ये छोटे छोटे अधिकारी क्या करते थे कि किसानों का शोषण बहुत करते थे और घपलेबाजी भी बहुत करते थे। तो सुल्तान ने एक आदेश जारी किया, सुल्तान ने इन सभी के अधिकारों को खत्म कर दिया। जो छोटे जमींदार थे या छोटे अधिकारी थे, आप कह सकते हैं कि छोटे सामंत भी बोल दो चाहो आप इन्हें, या फिर आप छोटे जमींदार बोल दो, छोटे जमींदार बोल दो। याद है हमने डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऑर्डर इसने पास किए थे सामंतों के अधिकारों को खत्म करने के लिए, फ्यूडल लॉर्ड को या जमींदारों के अधिकारों को खत्म करने के लिए बहुत सारे अधिकार पारित किए थे। जमींदार को आप इक्ता ही बोल दीजिए, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास जमीन का एक टुकड़ा है, जहां से वो राजस्व को वसूलता है और राजा को देता है। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसने छोटे जमींदारों के सारे राइट्स को खत्म कर दिया। अब छोटे जमींदारों को 3 अलग अलग नामों से जाना जाता है, तीनों का मतलब एक ही है। जैसे कुछ किताबों में इन्हें खुद कहा गया है, कुछ किताबों में इन्हें मुकद्दम कहा गया है, कुछ किताबों में इन्हें चौधरी कहा गया है। बात एक ही है। और इनका काम क्या होता था कि ये ग्रामीण स्तर पर राजस्व की वसूली करते थे, ये रूरल लेवल पर जाकर के ग्राम राजस्व की वसूली करते थे, रेवेन्यू को कलेक्ट करते थे। तो अब इनने सभी अधिकारियों को हटा दिया, इसने कहा अब हम खुद राजस्व संग्रहित करेंगे। तो इसने एक नया विभाग बनाया, इसने एक नया विभाग बनाया, इसने एक न्यू डिपार्टमेंट क्रिएट किया, इसने एक नया विभाग बनाया, एक नया डिपार्टमेंट बनाया, जिसका नाम था दीवान ए मुस्तखराज। दीवान ए मुस्तखराज। और इसका मुख्य कार्य होता था कि ये राजस्व अधिकारियों की जांच करता था, ये रेवेन्यू ऑफिसर्स की जांच करता था, और ग्रामीण स्तर पर लगे हुए अलग अलग अधिकारी जो राजस्व वसूल कर रहे हैं उनको देखता था। जैसे गुमास्ता नाम का एक अधिकारी था, मुहलिस आलिम नाम का एक अधिकारी था, ऐसे अधिकारी थे साथियों। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है कि दीवान ए मुस्तक खराज अर्थात राजस्व जांच करने का विभाग, रेवेन्यू को चेक करने वाला डिपार्टमेंट, ये जो रेवेन्यू ऑफिसर्स हैं वो सही तरीके से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ये किसने बनाया था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो अलाउद्दीन खिलजी अब तक 2 विभाग बना चुका है, दीवान ए रियासत और दीवान ए मुस्तखराज। तो ये समझ में आया। सबसे पहला काम क्या किया, जिसको जमीन दी थी वो वापस ले ली, नंबर 1। वापस लेने के बाद उसको सरकारी जमीन में अर्थात खालसा में कन्वर्ट कर दिया। फिर छोटे जमींदारों को खत्म कर दिया, खुद, मुकद्दम, चौधरी सबको खत्म कर दिया। नया विभाग बनाया, दीवान ए मुस्तखराज। नया विभाग बनाया, दीवान ए मुस्तखराज। एक नया डिपार्टमेंट उसने क्रिएट कर दिया। अभी यहां रुकेगा नहीं, अब उसने तीसरा अलग अलग सिस्टम बनाया, उसने मसाहत व्यवस्था की शुरुआत की। उसने भू राजस्व के निर्धारण हेतु लैंड रेवेन्यू को कलेक्ट करने के लिए एक बिल्कुल नई व्यवस्था बनाई, और इस व्यवस्था को मसाहत व्यवस्था कहा जाता था। मसाहत व्यवस्था। तो सर क्या थी ये मसाहत व्यवस्था, कैसे काम करती थी? एक बिल्कुल नई प्रणाली बनाई। ठीक है, मसाहत व्यवस्था का मतलब था कि पहले भूमि का मापन किया जाएगा, पहले भूमि का मापन किया जाता, भूमि का मापन अर्थात मेजरमेंट। ठीक, और भूमि का मापन करने के बाद इसने राजस्व तय किया, और इसके समय सबसे अधिक राजस्व की दर थी। राजस्व जो है वो उपज का 50% था, और इसके अलावा पूरा का पूरा राजस्व नगद रूप में लिया जाता था, अर्थात कैश के रूप में लिया जाता था। 50%। अगर 100 किलो का उत्पादन हुआ है, अगर 100 केजी का प्रोडक्शन हुआ है, तो आपको 50 केजी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, या फिर पहले रूल ये होता था
कि जैसे आपके पास ये अनाज है, तो इस अनाज को आप कहाँ लेकर के जाओगे? मंडी। मंडी में आप इसको बेचोगे, वहां से आपको पैसा मिलेगा। मान लीजिए कि आपको 100 रुपए मिले, तो इस 100 रुपए में से 50 रुपए राज्य के होंगे, अर्थात स्टेट के होंगे। तो किसानों की हालत कैसी होगी आप सोच लीजिए, और 50 रुपए ही किसान के होंगे। तो सर्वाधिक भू राजस्व की दरें हमें यहाँ दिखाई देती हैं, मैक्सिमम लैंड रेवेन्यू चार्जेस हमें यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये बात सही है कि भूमि की पैमाइश की गई, भूमि का मापन किया गया और उसी के आधार पर राजस्व को तय किया गया था कि पहले मापन होगा, फिर एक एस्टिमेट निकाला जाएगा, फिर उससे तय होगा। लेकिन 50%, 50% फार्मर्स इनकम का जो है वो ले लिया जाता था। और कारण क्या था? वही साम्राज्यवाद करना है, हमें बहुत बड़े पैमाने पर इंपीरियलिज्म को आगे बढ़ाना है। ठीक है, इतना ही नहीं, 2 नए टैक्स भी लगा दिए, तो 3 कर हो गए इसके समय पर। इसके समय पर 3 कर चला करते थे, तीन टैक्स थे। एक तो लैंड रेवेन्यू टैक्स है, एक तो लैंड रेवेन्यू टैक्स है अर्थात भू राजस्व कर है। दूसरा इसने एक नया कर लगाया चराई, ठीक है, और एक नया कर लगाया घरी। ये नए कर इसने इंट्रोड्यूस किए थे। चराई जो है वो दूध देने वाले पशुओं से लिया जाता था, तो पशुपालन को भी इसने नहीं छोड़ा। और घरी जो है ये घर बनाने के लिए एक प्रकार का प्रॉपर्टी टैक्स होता था, तो उससे आवास कर लिया जाता था। तो इतने तरह के इसने अलग अलग टैक्स बना दिए थे, इतने तरह के इसने अलग अलग सिस्टम बना दिए थे। तो यही मसाहत प्रणाली थी साथियों, यही मसाहत सिस्टम था। चलिए साथियों, तो ये चीजें, अच्छा इसमें 2 बातें और याद रखना। ये जो भूमि का मापन है, ये जिस इकाई में किया जाता था, तो इसके लिए बिस्वा नाम की इकाई का प्रयोग किया गया। बिस्वा यूनिट होती थी, जैसे हम मीटर वगैरह होती है ना, ये मीटर जैसे होता है, ऐसे ही बिस्वा नाम की यूनिट होती थी। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। और जब भूमि का मापन होता था, बिस्वा अभी मान लीजिए कि बीघा का 20वां हिस्सा होता है। जो बिस्वा है ये बीघा का 20वां हिस्सा होता है, ऑलमोस्ट 20th पार्ट होता है बीघा का। और पूरी व्यवस्था को जबीता कहा जाता था। जब ये भूमि की पैमाइश की प्रक्रिया को जबीता कहा जाता था, जबीता। ठीक है, तो ये अलग अलग वर्ड हैं, कई बार पूछ लिए जाते हैं। जैसे बिस्वा, तो बिस्वा भूमि मापन की इकाई थी, बिस्वा का प्रयोग करके ही भूमि का मापन किया जाता था। ये वर्तमान में जो 1 बीघा होता है, उस 1 बीघा का 20वां हिस्सा होता था बिस्वा। तो ये इसकी भू राजस्व व्यवस्था है, ये इसका लैंड रेवेन्यू रिफॉर्म है। अब यहाँ से प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, आइए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला प्रश्न बनेगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के लिए कौन सी व्यवस्था अपनाई? तो अलाउद्दीन खिलजी ने भू राजस्व के लिए मसाहत प्रणाली को अपनाया था, जिसके तहत भूमि की पैमाइश की जाती थी। और भूमि की पैमाइश को जबीता कहा जाता था, जबकि पैमाइश की इकाई बिस्वा थी। भूमि की पैमाइश करने के बाद नगद रूप में किसानों से राजस्व लिया जाता था और भू राजस्व की दर 50% होती थी। ठीक है, इंग्लिश में एक बार रिपीट करते हैं क्या पूरी कहानी है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट वाज द लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम ऑफ अलाउद्दीन खिलजी वाज कॉल्ड मसाहत सिस्टम, अंडर विच लैंड वाज मेजर्ड एंड इट वाज कॉल्ड जबीता, as well as the unit of measurement was biswa. And after measuring the land, 50% of the 50% of the revenue was taken from the farmers in a cash form. ठीक है, इसके अलावा 2 नए कर लगाए गए थे। एक तो भू राजस्व कर था। 2 नए करों में एक कर साथियों शामिल होता है घरी अर्थात आवास कर, घरी मींस प्रॉपर्टी और लैंड टैक्स। और एक था चराई, जो कि दूध देने वाले पशुओं के ऊपर लगाया जाता था या उनकी आय पर लगाया जाता था। जो भी ऐसे एनिमल्स हैं जिनसे आपको मिल्क प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, तो उन पर एक टैक्स इम्पोज किया जाता था और उसे क्या नाम दिया गया है? चराई। तो ये 3 नए कर उसने अपनाए थे। एक नया उसने विभाग बनाया था, दीवान ए मुस्तखराज, जो राजस्व अधिकारियों की जांच करता था, जो रेवेन्यू ऑफिसर्स की जांच करता था। छोटे अधिकारियों को खत्म किया, छोटे जमींदारों को खत्म किया, जैसे खुद है, मुकद्दम है, चौधरी है, इनके अधिकार पूरी तरह से उसने खत्म कर दिए थे प्यारे दोस्तों। और एक चीज हमें और दिखाई देती है
कि ये अधिकार तो खत्म किए ही किए, ये राइट्स उसने खत्म किए ही किए। उसने जो जमीनें पुराने सुल्तानों ने दान में दी थी वो वापस ले ली और उन सबको खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया, सबको खालसा लैंड में कन्वर्ट कर दिया। तो ये उसकी भू राजस्व व्यवस्था थी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम था। एक बार देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पाइए कि जो राजस्व मंत्री है वो शरफ कियानी है ईरान के, और सभी भूमि अनुदान वापस लिए, खालसा भूमि बदल दिया, सल्तनत काल में सर्वाधिक है। ऑल लैंड ग्रांट्स वर विड्रॉन, खालसा लैंड मैक्सिमम इन दी सुल्तान पीरियड। छोटे जमींदारों को समाप्त कर दिया, एक नया विभाग बनाया, दीवान ए मुस्तखराज। राजस्व अधिकारियों की जांच करते थे, अधिकारी भी थे, मोहसिल, आलिम, गुमास्ता। भूमि पैमाइश के लिए मसाहत प्रणाली अपनाई, भूमि की मापन करने के बाद आय का 50% ले लिया जाता था नगद के रूप में। नवीन कर घरी और चरी, चरी को चराई भी कहते हैं, ठीक है, चरी या चराई। तो न्यू डिपार्टमेंट उसने बनाया, दीवान ए मुस्तखराज, ऑफिसर्स थे अलग अलग। लैंड मेजरमेंट के लिए मसाहत सिस्टम को अपनाया, रेट 50% ऑफ द प्रोड्यूस कैश फॉर्म में लिया जाता था। घरी और चरी ये दो नए टैक्स भी उसने लगाए थे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक सारी चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी, सारी कहानियां आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी साथियों। ओके, चलें तो आगे बढ़ते हैं। कुछ और बेसिक बातें हैं जो हम पढ़ चुके हैं, तो एक बार जल्दी जल्दी उन्हें रिकॉल कर लेते हैं और ये टॉपिक खत्म करते हैं। जैसे सैन्य सुधार, तो हमने अभी बताया कि ये पहला सुल्तान था, ये पहला सुल्तान था जिसने नगद वेतन के आधार पर, जिसने कैश पेमेंट के बेसिस पर एक स्थायी सेना का गठन किया था, एक परमानेंट आर्मी को बनाया था। ठीक है, वेतन कम होता था परंतु मूल्य नियंत्रण के कारण पर्याप्त था। दूसरा, इसने हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत भी की थी। हुलिया और दाग प्रथा का मतलब यह था कि अब देखो कितना सोचने वाला सुल्तान है। यहाँ कुछ बातों को आप सोचिए कि अलाउद्दीन खिलजी सोचता कितना है। उसने देखा कि मैंने ये निर्णय तो ले लिया कि मुझे कैश पेमेंट देना है, लेकिन अगर मैं कैश पेमेंट दूंगा तो यार कोई भी व्यक्ति मुझसे कैश ले जाएगा, क्योंकि कोई डिजिटल उपकरण तो थे नहीं। तो उसने सैनिकों का हुलिया बनवाया, एक प्रकार का आईडी कार्ड बनवाया। और सैनिक जिनके पास एक घोड़ा रहता था, तो सैनिक क्या करते थे, अपने घोड़ों को बदल दिया करते थे। इनको अच्छे अरबी घोड़े मिलते थे, वो उन्हें नॉर्मल घोड़ों के साथ चेंज कर देते थे। तो फिर दाग प्रथा का इस्तेमाल किया गया और घोड़ों पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाया गया। तो हुलिया और दाग प्रथा की शुरुआत की। सैनिकों की भर्ती के लिए भी उसने एक नया विभाग बनाया, आरिज ए मुमालिक, जो काम करता था। और खम्स, लूट का धन होता था, इसमें सुल्तान का हिस्सा 80% कर दिया। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, लूट के धन के बारे में। तो लूट के धन को खम्स कहा जाता था। जैसे मान लीजिए कि जब भी सेना कहीं पर अभियान करती थी तो वहां से वो पैसा लूट करके भी लाते थे। तो रूल ये होता था कि इसका 80% हिस्सा सैनिकों को मिल जाता था और इसका 20% जो हिस्सा है वो सुल्तान को जाता था। इसने चेंज कर दिया, इसने उल्टा कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा ऐसा नहीं होगा, हम तुमको कैश पेमेंट दे रहे हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा अब 80% जो हिस्सा है वो सुल्तान के पास आएगा और 20% जो हिस्सा है वो सैनिकों के पास रहेगा। तो इसीलिए खम्स में अपना हिस्सा इसने बढ़ा लिया था, खम्स में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा लिया था। तो मिलिट्री रिफॉर्म के बारे में हम 2-3 बार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। हुलिया और दाग प्रथा की भी हमने चर्चा कर ली, स्थायी सेना रखी थी, उनको नगद वेतन देता था, ऐसा करने वाला ये पहला सुल्तान था। ये सब ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं साथियों। फिर वास्तुकला में भी अलाउद्दीन खिलजी का बहुत योगदान रहा है, बहुत कंट्रीब्यूशन रहा है साथियों। जैसे उसने दिल्ली में जमैयत खाना मस्जिद बनाई, दिल्ली में ही अलाई दरवाजा बनाया जो कि इस्लामी वास्तुकला का रत्न कहा जाता है। ये कुवत उल इस्लाम मस्जिद के दक्षिण प्रवेश द्वार पर बनी हुई है। सीरी का किला ये भी दिल्ली में बनवाया, सीरी का किला ये दिल्ली में बना हुआ है। और हजार खंबा महल ये दिल्ली के सीरी के किले में ही स्थित है। इन सब का निर्माण इसने करवाया था। तो अलाई दरवाजा नंबर 1 याद रखना, सबसे पहले जमैयत खाना मस्जिद नंबर 1 ये भी दिल्ली में है। अलाई दरवाजा ये कुतुब मीनार परिसर में है। ये सारी चीजें अलाई दरवाजा बनवाया। तीसरा सीरी का किला और चौथा हजार खंबा महल। इतनी चीजें इसने बनवाई थी। जमैयत
खाना मस्जिद, अलाई दरवाजा, जेम ऑफ इस्लामिक आर्किटेक्चर, सीरी फोर्ट दिल्ली में और हजार खंबा पैलेस, इतनी चीजों का निर्माण इसने करवाया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल कई बार पूछ लिए जाते हैं। अब इसकी मृत्यु कैसे हुई, डेथ कैसे हुई? तो 5 जनवरी 1316 को इसकी मृत्यु होती है। मलिक काफूर ने षड्यंत्र करके इसकी मृत्यु कर दी। अंतिम समय इसका बहुत बुरा बीता। फरिश्ता लिखता है कि सुल्तान पागल सा हो गया था, वह अपना स्वयं का मांस खाने लगा था। मलिक काफूर ने अब उसके बेटे खिज्र खान को मार डाला, अलप खान को मार डाला, शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाया जो 4 माह तक चला। इसके शासनकाल में दक्षिण भारत में जो पांड्य राज्य है वहां मार्को पोलो का आगमन होता है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ये थोड़ी सी कहानी आपको सुनाते हैं इसकी डेथ की। ये बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। ये कहानी और सुनते हैं और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ये टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके मृत्यु की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अलाउद्दीन खिलजी गुजरात अभियान जब किया था तो वहां नुसरत खान ने मलिक काफूर को खरीदा था। 1000 दीनार में उसने मलिक काफूर को खरीदा था। मलिक काफूर सुल्तान के बहुत क्लोज था, बहुत ज्यादा क्लोज था। वो मलिक काफूर पर अंधा विश्वास करता था। और ये बहुत बड़ी बात है कि अलाउद्दीन खिलजी जैसा व्यक्ति जो इतना सख्त है वो किसी व्यक्ति पे अंधा विश्वास कर रहा है। उसने मलिक काफूर को पूरे दक्षिण अभियान की जिम्मेदारी दी थी और पूरे दक्षिण का अभियान मलिक काफूर के नेतृत्व में ही हुआ है। लेकिन साथियों, इसी मलिक काफूर ने इसको धोखा दिया। अब इसमें ना बरनी का एक स्टेटमेंट है। बरनी उस घटना का विवरण देता है कि देखिए, जब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलाल उद्दीन खिलजी को धोखे से मारा था, तभी बरनी लिखता है कि इसका अंत भी बहुत बुरा होगा और ऐसा ही इसका अंत हो। इसका अंतिम समय बहुत ही बुरा बीता है। इतना बुरा कि ये लिखता है कि किसी काफिर को भी ऐसी मौत ना मिली होगी जितनी बुरी मौत अलाउद्दीन खिलजी को मिली। कैसे? उसके साथ धोखे पे धोखा हुआ। खिज्र खान उसका बेटा था और हमने डिस्कस किया था ना, खिज्र खान के साथ कर्ण, राजा कर्ण की बेटी थी देवल रानी, उसका विवाह हुआ था, जिस पर अमीर खुसरो ने आशिका नाम की पुस्तक लिखी है। याद आ रहा होगा आप लोगों को। तो खिज्र खान को मार डाला मलिक काफूर ने। ठीक है, खिज्र खान को जो खिज्र खान है उसको मार देता है मलिक काफूर। और मलिक काफूर ऐसा षड्यंत्र रचाता है कि इसके आसपास के सभी लोगों को वो मार डालता है और सुल्तान की हालत बहुत बुरी हो जाती है, बहुत ही बुरी स्थिति हो जाती है। इतनी बुरी हालत हो जाती है कि ये लिखा जाता है कि जो फरिश्ता कह रहा है कि सुल्तान की हालत इतनी बुरी हो गई कि वो अपना मांस खाने लगा था। ठीक है, और फिर जैसे ही ये मरता है तो मलिक काफूर शहाबुद्दीन उमर को सुल्तान बनाता है। खुद उसका संरक्षक होता है। सुल्तान नाम मात्र के लिए शहाबुद्दीन उमर होता है, लेकिन 4 माह में ही शहाबुद्दीन उमर खत्म हो जाता है। तो ये प्रश्न भी है कि भाई मरा तो बहुत बुरी मौत मरा 1316 में। मलिक काफूर ने उसके खिलाफ बहुत षड्यंत्र किए, जिससे वो डेफिनेटली बहुत दुखी था, बहुत ही निराश था। कुछ बातें और मैं आपको बता दूं कि कुछ किताबें हैं, जैसे हमीर हट है, ये चंद्रशेखर ने लिखी है। हमीर राशो है, ये जोधराज ने लिखी है। कान्हड़ देव प्रबंध है, ये पद्मनाभ ने लिखी है। जालोर प्रशस्ति है, ये कान्हड़ देव की प्रशस्तियां हैं। श्रृंगार हार है, ये हमीर देव ने खुद लिखी है। ये कुछ प्रमुख किताबें हैं, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक बार ये जरा देख लीजिए और फिर हम अगले टॉपिक पर आते हैं, लास्ट टॉपिक पर आते हैं साथियों। ठीक है साथियों, चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी टॉपिक पर हम आते हैं। और हमारा आखिरी टॉपिक है प्रमुख उत्तराधिकारी, अर्थात इसके सक्सेसर कौन हुए। 5 मिनट और लगेगा और ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए साथियों, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जैसा हमने कहा कि अगला जो अधिकारी बना वो शहाबुद्दीन उमर बना। शहाबुद्दीन उमर सिर्फ 4 महीने का शासनकाल होता है इसका, और ये मलिक काफूर की सहायता से बना था। लेकिन मुबारक शाह खिलजी ने मलिक काफूर और शहाबुद्दीन उमर दोनों को ही मार डाला। तो 4 महीने का बहुत ही छोटा सा रिजीम होता है। इसके बाद आता है एक बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर, मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 4 साल तक शासन करता है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था। इंटरेस्टिंग इसलिए था कि इसके बारे में कुछ बातें लिखी हैं कि ये पहला सुल्तान था जिसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया। बात ही खत्म। हर सुल्तान खलीफा से अनुमति मांग रहे हैं, इसने कोई अनुमति नहीं।
ये अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लेता है। इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर लिया कि भाई साहब हमें कोई अनुमति नहीं देना, हम ही खलीफा है। इतना ही नहीं, ये एक ऐसा सुल्तान था जो कई बार नग्न अवस्था में, कई बार स्त्रियों के कपड़े पहन के राज दरबार में आ जाता था, और इसके दोनों तरफ नग्न स्त्री और पुरुष चला करते थे। इसके दोनों तरफ नग्न स्त्री और पुरुष चला करते थे। तो बेतहाशा कामुकता थी। ठीक है, तो ऐसा इसका शासनकाल रहा है। और एक व्यक्ति बहुत क्लोज था इसके, जिसका नाम था हसन खान। एक हसन खान नाम का व्यक्ति था, जिसे बाद में खुसरो शाह कहा गया, जिसे बाद में खुसरो शाह कहा गया। ये इसके बहुत करीब था। कई बार तो कहा जाता है कि प्रेम संबंधों में भी ये हसन खान के साथ रहा है। और जो हसन खान है, ये एक कन्वर्टेड मुस्लिम था, और मूल रूप से ये हिंदू था, जिसे बरादू कहा जाता था। बरादू मुसलमानों का एक समूह था जो गुजरात वाले क्षेत्र में रहते थे, और जो मूल रूप से हिंदू थे, बाद में ये कन्वर्ट हुए थे। तो चूंकि हसन खान बहुत क्लोज था, तो हसन खान इतना ज्यादा क्लोज था कि इसने लगभग 50,000 बरादू मुसलमानों को सेना में नियुक्त करवाया था। 50,000। तो मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल बेतहाशा अयोग्यता से भरा रहा। यह व्यक्ति ने सुल्तान के पद की गरिमा को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया। अब आप सोच के देखो कि नग्न अवस्था में आ जा रहा है दरबार में, फिर स्त्रियों के कपड़े पहन के आ रहा है, चारों तरफ नग्न अवस्था में स्त्री और पुरुष इसके हैं। फिर इसके संबंधों की चर्चा हसन खान के साथ हो रही है। क्या रहेगी सुल्तान के पद की गरिमा? तो हसन खान का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा, और इतना ज्यादा बड़ा कि आखिरी में हसन खान ने मुबारक शाह को मार डाला और खुद अगला शासक बना। यहीं से एक टॉपिक निकल के आता है कि खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान किसे माना जाए। टेक्निकली खिलजी वंश का अंतिम सुल्तान मुबारक शाह ही होना चाहिए, क्योंकि यह खिलजी वंश से बिलोंग करता है, इसलिए मुबारक शाह खिलजी को माना गया। लेकिन बहुत सी किताबें नसरुद्दीन खुसरो शाह, जो अपने आप को पैगंबर का सेनापति कहता था, हसन खान, इसको मानते हैं। इसका शासनकाल भी 4-6 महीने का ही रहा। ये एक बरादू मुसलमान था, और इसे इस्लाम का शत्रु कहा गया। और गाजी मलिक, जो आगे जाकर के ग्यासुद्दीन तुगलक बना, उसने इसकी हत्या कर दी। इसकी भी कहानी है। देखो, जो गाजी मलिक है, जिसे बाद में ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से जाना गया, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत करीबी था, बहुत योग्य व्यक्ति था। इसने मंगोलों को 29 बार हराया था, इसलिए उसको गाजी मलिक की उपाधि दी गई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने ग्यासुद्दीन तुगलक को दीपालपुर, पंजाब के पास वाला इलाका है, वहां का इक्तादार नियुक्त किया था, और बहुत ज्यादा लॉयल था अपने सुल्तान के लिए। तो जैसे ही संदेश पहुंचता है कि मुबारक शाह खिलजी को मार दिया गया है, और खिलजी परिवार के सभी लोगों को खत्म कर दिया गया है, और एक व्यक्ति जो कि एक बरादू मुसलमान है, नसरुद्दीन खुसरो शाह, ये अगला सुल्तान बन गया है। और इसने इस्लाम की परंपराओं के साथ छेड़खानी करना शुरू कर दिया है। इसे इस्लाम का शत्रु कहा जाने लगा। ये सारी बातें गाजी मलिक के पास पहुंचती। गाजी मलिक वहां से सेना लेकर के आता है, हसन खान को हराता है, और हराने के बाद दीपालपुर वापस जाने लगता है। तब एक बहुत बड़ी घटना होती है। और अमीर, जो हमेशा षड्यंत्र करते थे, अमीर गाजी मलिक से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम सुल्तान बन जाओ। तब भी गाजी मलिक कहता है कि मैं सुल्तान नहीं बनूंगा, मैं जो कुछ भी हूं आज, वो अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी की वजह से हूं। मैं कैसे उस सिंहासन पर बैठ जाऊं? पर जब कोई, तो फिर वो चेक करता है क्या खिलजी वंश का कोई भी व्यक्ति जिंदा है। अगर कोई भी व्यक्ति जिंदा होता तो वो उसी को सुल्तान बनाता, लेकिन हसन खान ने सभी को मरवा दिया था। तब अमीरों के रिक्वेस्ट पर वो अगला सुल्तान बनता है, और इस तरह स्थापना होती है तुगलक वंश की, तुगलक डायनेस्टी। तो ये साथियों पूरी कहानी है खिलजी वंश की, मुबारक शाह की, शहाबुद्दीन उमर की, नसरुद्दीन खुसरो शाह की, और जिसे इस्लाम का शत्रु कहा गया। इसी तरह हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट होता है, खिलजी वंश, खिलजी डायनेस्टी। उम्मीद है कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। माफी चाहूंगा कि 2 की जगह हमें 3 कक्षाएं लग गई। एक्चुअली अलाउद्दीन खिलजी एक बड़ा टॉपिक था, जिसको कंप्लीट करने में थोड़ी सी मेहनत हमारी ज्यादा लग गई।
तो पर अब सारे डिमेंशन हमने कवर कर लिए, हमने कुछ भी छोड़ा नहीं है। जितनी भी चीज़ें हो सकती थी उन्हें हमने बहुत अच्छे से, बहुत बारीकी से कवर किया है। तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।